R15 पे पिलियन बिठा दो इनका, दोनों का निकल जाता है। ऐसा डिपेंड करती है आपके चलाने के ऊपर। तो कैमरामैन यहाँ फोकस करो, अपनी करतूत देखो। अरे चलाता कौन है? ये आप ही हो कैमरामैन। वरना बाकी तीनों चीजों के अंदर N250 भाई क्लियर विनर साफ सुथरी नजर आ रही है। MT R15 से बहुत आगे है। अब इस बात से बुरा मत मानना भाई, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप तो आप बजाज की तारीफ कर रहे हो, पर एक क्विक शिफ्टर के ऊपर 50,000 रुपये खर्च करना वर्थ आपको लगता है तो गो फॉर इट है। 70R17 मतलब इसमें पीछे का टायर 140-70 प्रोफाइल का तो मिलता है, पर रेडियल टायर मिल जाता है इसमें पीछे, जो कि आप कॉर्नर डिप वगैरह करोगे तो जो इस बाइक के पास एक यूएस पे फेयरिंग होने की वजह से मस्त कॉर्नर डिप करती है R15। तो वो एक सिंगल जो प्रोडक्ट है, अकेला ही प्रोडक्ट आपके मल्टीपल जो मतलब रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ बजाज की पल्सर N250। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि प्रीत पागल वागल हो गए हो क्या, N250 भैया ये चीज ही ऐसी है, अफीम ही ऐसा है। जब आप 2 लाख रुपए लेकर निकलोगे मार्केट में, ऐसे कुछ कॉम्पिटिटर होंगे तो सबको घोल के पी जाएगी ये ना छोड़े किसी को भी कहीं का। आप में से भाई काफी सारे लोग कह भी रहते हैं कि भाई कंपैरिजन वगैरह हमें देखने इसके और बाइक के साथ में, और सबसे ज्यादा इसको भाई कंपेयर कर जा रहा है MT15 के साथ में। तो आज इस वीडियो में MT15 के बारे में बात करेंगे और R15 के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि MT15 के ऊपर वीडियो कल ही तो डाला है, जो आप लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लेना। तो आज बात करते हैं इन दोनों के कंपेरिजन के बारे में कि बेसिकली दोनों ही बाइकों के अंदर क्या कुछ कैसी चीजें रहने वाली हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ओवरऑल दोनों बाइकों के प्राइस के साथ में। अगर आप बजाज की पल्सर N250 को खरीदने जाओगे इंडियन मार्केट के अंदर, तो ये बाइक कॉस्ट करती है आप लोगों की ऑलमोस्ट ऑन रोड दिल्ली में लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास में आपको ये बाइक देखने के लिए मिल जाती है। 1,000-2,000 या जो भी थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होगा उसके लिए एक्यूरेट कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है वहाँ से। 15M खरीदने जाओगे तो ये कॉस्ट करती है, ये मॉन्स्टर एनर्जी जो एडिशन है तो डिस्कंटिन्यू हो गया है, बट जो अभी न्यू ब्लैक वाला कलर है वो कॉस्ट करता है लगभग 2,29,000। तो अगर मैं राउंड फिगर में बात करूँ तो 2,30,000। तो मोटा मोटा दोनों बाइकों के ऊपर बीच में 50,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आता है। और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इनका सेगमेंट ऐसा है, आप क्या कंपेयर कर रहे हो फेयरिंग में, ये नेकेड में, बट मैं साथ में इसके MT15 का भी कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो वो कॉस्ट करती है 2,04,000 रुपए में। तो देखा जाए तो MT15 में और इसमें भी आराम से मोटा मोटा 30-33,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। तो वो चीज भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करी जाए फ्रंट से, तो ओवरऑल इन तीनों ही बाइकों का जो फ्रंट का डिजाइन है ऑलमोस्ट सेम है। इसमें 2 आईज देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे ये 2 आई हो गई, और ये काफी बड़ा आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जिसके अंदर लो बीम हाई बीम इंटीग्रेटेड है। और अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है रात के टाइम पे इसका जो रिस्पांस होगा R15 से भी अच्छा होगा, जिसके अंदर सेम आप लोगों को देखो ये DRLs ऐसी देखने के लिए मिलती है। ये DRLs हो गई, और ये आप लोगों का नीचे छोटा सा प्रोजेक्टर हो गया। इसके भाई प्रोजेक्टर का थ्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कोई खास नहीं है। स्टार्ट करो। एक सेकंड, ये भाई स्टार्ट ही होके मानेगी। तो भाई अगर इसके प्रोजेक्टर के थ्रो की मैं बात करता हूँ तो ऐसा मुझे इतना कोई खास नहीं लगता है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और सेम थिंग गोज विद यामाहा MT15। तो लाइट्स के मामले में अगर मैं तीनों बाइकों को कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो क्लियर विनर है वो रहने वाली है N250। ठीक है, अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं, वो है टायर्स। टायर्स एक ऐसा फैक्टर रहा है आज तक के टाइम में जिसके लिए हमने बजाज को इतना क्रिटिसाइज करा है। 130 सेक्शन का टायर देते हैं, अच्छे टायर नहीं देते। इन्होंने कहा तुम पीछे कर लो, आगे वाला टायर भी बढ़ा लो। अगर आप यामाहा की R15M खरीदने जाओगे तो इसके अंदर आप लोगों को 100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा। 100-170-17 होगा। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, कैमरामैन इधर फोकस करो। 100-80-17 आप लोगों को फ्रंट के अंदर इसमें नॉन रेडियल टायर देखने के लिए मिलेगा, 100-80-17। और वहीं पे अगर आप लोग इसके अंदर देखोगे अपनी N250 के अंदर, तो इसके अंदर फ्रंट में आप लोगों को 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है। MRF का जैपर है इसके अंदर भी 110-70-17 नॉन रेडियल टायर है फ्रंट के अंदर दोनों बाइकों के अंदर। बट अगर मैं टायर की बात करता हूँ तो टायर के मामले में N250 के पास USP है, 50,000 कम दे रहे हो टायर बड़ा मिलेगा। MT से 30,000 रुपये कम दे रहे हो टायर बड़ा मिलेगा। साथ के साथ अगर ब्रेकिंग की बात करी जाए ना, जैसे कि आप ये देखोगे इसके अंदर पैडल डिस्क ब्रेक दे दी हैं, जैसे कि यूजुअली आप सभी लोग जानते हो ये थोड़ा बहुत मतलब हीटिंग को ध्यान में रख के कंपनी बनाती है कि जब हार्ड एंड फास्ट ब्रेकिंग हो, बाइक तेज भागे तो एकदम से ब्रेक हीट हो गए, मतलब जो अपनी कैलिपर्स हैं हीट हो गए, ब्रेक फेल ना कर दे। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना ये डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है इसको पैडल डिस्क ब्रेक वाली बनाते हैं, इससे हीटिंग मैनेजमेंट अच्छा रहे। बट वहीं अगर R15 में देखोगे तो ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। उधर की साइड आप चेकआउट करो, और ऐसा ही सेम टू सेम आप लोगों को MT15 के अंदर भी मिलता है। तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और साथ में अगर मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, ब्रेकिंग के मामले में ये बाइक MT R15 से बहुत आगे है। अब इस बात से बुरा मत मानना भाई, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप तो आप बजाज की तारीफ कर रहे हो, जिस चीज़ में बजाज की कमी आगे आपको कमी बताऊंगा, बट जिस चीज़ में बजाज की तारीफ है वहाँ बनती है। भाई इस बाइक को मैं चला रहा था, मैंने 180 पे ब्रेक मार के देखे। R15 में क्या है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लगाओगे ना, आप में से जो लोग R15 ओन करते होंगे, जिन्होंने कभी भी चलाई होगी, हार्ड ब्रेक लगाए होंगे, वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं इधर आके एक बार कैमरामैन दिखाएंगे, अगर मैं इतना भी ब्रेक मार दूं ना झटके से, 1-2 बार ऐसे ऐसे भी कर दूं, इसमें एकदम सडनली ABS किक इन कर देता है।
बट वहीं पे अगर मैं इस वाली बाइक में ऐसा काम कर दूंगा ना, क्योंकि इसके अंदर ABS के 3 मोड भी आते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर इसमें ऐसे ऐसे भी कर दो ना, इसके अंदर भाई ABS की किन नहीं करता है। ग्रामिका की जो इसके अंदर कैलिपर्स दे रखे हैं, जो ब्रेकिंग दे रखी है, बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि इधर बाइब्री के हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल थोड़ा ब्रेकिंग का फीडबैक का, तो मुझे पर्सनली भाई जो N250 की ब्रेकिंग है, थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अमेजिंग लगता है एज कंपेरिजन टू यामाहा R15M एंड यामाहा MT15। दोनों से कंपेयर करता हूँ तो ओवरऑल दोनों बाइकों के अंदर फ्रंट में आपको, दोनों में क्या तीनों में ही USD फोक्स देखने के लिए मिलते हैं। अपसाइड डाउन सस्पेंशन तीनों बाइकों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई देखो, अब ये चीज़ रही फ्रंट पोर्शन में जो मैंने कंपैरिजन करा है, सस्पेंशन हो गए, टायर्स हो गए, लाइट्स हो गए, ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन हो गए। चलो लुक एंड डिज़ाइन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वरना बाकी तीनों चीज़ों के अंदर N250 भाई क्लियर विनर साफ सुथरी नज़र आ रही है। हाँ, पर एक चीज़ है भाई, देखो अगर आपको थोड़ा सा जिगजैग चलाना ज़्यादा पसंद है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको थोड़ा लेन चेंज करना ज़्यादा पसंद है, अगर आपको कॉर्नर डिप करना ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ में सबसे अच्छा काम करेगी R15। सेकंड नंबर पे रखूँगा मैं MT को, और थर्ड नंबर पे आएगी N250। क्योंकि R15 और MT का जो नेचर है वो बनी है भाई भगाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, स्टंट्स वगैरह जो लोग करना पसंद करते हैं उनके लिए बढ़िया है। पर ऑफ ये मतलब एक क्लोज एनवायरनमेंट में करो, स्टंट वगैरह करते भी हो तो वहाँ पे आपको इन बाइकों में ज़्यादा मजा आएगा। इसमें थोड़ा सा आपको मज़ा कम आएगा, क्योंकि इस बाइक का जो पर्पस है, इस बाइक का जो काम है, ये बनी है क्रूजिंग करने के लिए, कम्यूट करने के लिए। कॉलेज आना जाना है तो आप इस बाइक को खरीदो। आपको सस्ता मतलब कम मेंटेनेंस वाली बाइक चाहिए तो आप बजाज की तरफ जाओ, और आपको तो चीज़ें कितनी सारी मिल ही रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, इंजन की अगर बात करी जाए तो MT में और R15 में तो इंजन ऑब्वियसली सेम ही आता है। 155 सीसी का इंजन कैरी करती है, ये लगभग वही 18.6 bhp की ये पावर निकालती है। ये आपकी 250 सीसी का इंजन कैरी करती है, ये आप लोगों की लगभग 24.5 bhp की पावर निकाल कर देती है। टॉर्क की बात करी जाए तो लगभग 14.4 या 6 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालती है। इसमें लगभग आप लोगों को 20 से 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें तो पावर और टॉर्क की इससे ज़्यादा मिलती है, तो ऑब्वियसली आपको इसे चलाने में ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा ग्रंट फील होगा। एग्रेशन की अगर बात करूँ, एक्सेलरेशन की बात करूँ और भगाने की बात करूँ, तो ये बाइक आराम से भाई ईजिली मुझे लगता है MT15 को इसे बीट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत हार्ड एंड फास्ट अच्छे से एक्सेलरेट करेंगे तो। हालांकि इन बाइकों के पास क्या यूएस पे जब इनका VVA किक इन करता है, लगभग 7-7.5 RPM पे जब इसका VVA किक इन करता है, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये फुल मतलब अच्छा पावर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, फुल मैक्स पावर पे अपने आ जाती है, सारे इसके वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर मैं एक राइडेबिलिटी में कंपेयर करूँ तो उसको मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उसके पास 100 सीसी का जो इंजन है वो ज़्यादा है, वो आपको ना थोड़ा सा मतलब फील गुड फैक्टर ज़्यादा देगी, एक्सेलरेशन में दम ज़्यादा फील करवाएगी। और उसी के अलावा अगर देखो गियर शिफ्टिंग की बात करी जाए तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई गियर शिफ्टिंग के मामले में इस बाइक के जो गियर्स हैं बहुत स्मूथ डलते हैं यामाहा R15M में। बट अगर मैं बजाज की बात करूँ तो गियर बॉक्स उनका भी ख़राब नहीं है। गियर बॉक्स मुझे दोनों बाइकों का बहुत अच्छा लगता है। R15 के अंदर आप लोगों को क्विक शिफ्टर की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, पर एक क्विक शिफ्टर के ऊपर 50,000 रुपये खर्च करना वर्थ आपको लगता है तो गो फॉर इट है। मैं तो पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप एक क्विक शिफ्टर है TFT स्क्रीन की वजह से R15 की तरफ जा रहे हो तो, क्योंकि MT15 के अंदर भी आप लोगों को देखो एक स्क्रीन मिलती है पर वो नेगेटिव मिलती है, और MT में क्विक शिफ्टर नहीं आता है। उसी के अलावा अगर बात करी जाए देखो गियर बॉक्स की, तो उसका भी गियर बॉक्स बहुत अच्छा है। हाँ, इसके पास आपको 6 गियर की फैसिलिटी जरूर मिल जाती है। अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, 100-120 चला रहे हो, तो इंजन थोड़ा सा आपका काम रहेगा, छठा गियर डाल के चला सकते हो। बट अगर उसकी बात करी जाए तो आप उसे 5th गियर पे चलाओगे तो वो हल्के से ऊपर के RPM पे चलेगी। बट हाँ भाई, बाइक में ना मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि प्लीज़ भाई बहुत तारीफ़ कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। मैं रियलिटी बोलता हूँ, तारीफ़ वाली बात नहीं है। मैंने जब उस बाइक को चलाया मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें छठा गियर होता तो और अच्छा रहता। हो सकता है लॉन्ग ट्रिप्स करूँगा तब मुझे ऐसा लगे, बट अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है सिटी में चलाने के लिए, डेली कम्यूट करने के लिए 5 गियर उस बाइक के लिए सफिशिएंट इनफ मुझे लगे। इसके अंदर 6 गियर मिल जाते हैं, MT में भी 6 गियर मिल जाते हैं, तो ये उन बाइकों का एक USP निकल कर सामने आता है। और उसी के अलावा अगर देखो चेन की बात करी जाए तो आप लोग अगर इसका चेन देखेंगे, चेन की क्वालिटी देखेंगे ना, तो भाई यामाहा जो चेन देता है ना, काफ़ी हल्की और काफ़ी पतली चेन देता है, जो कि यूजुअली शुरू से R15 में चलती आई है। बट अगर अब मैं कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ तो भाई बजाज की चेन देखो एक बारी, भाई इसकी चेन आपको बहुत हेवी फील होने वाली है, बहुत मोटी चेन लगने वाली है। तो क्वालिटी वाइज ये चीज़ मेरे को ना काफ़ी मतलब थोड़ी सी इंप्रेसिव लग रही है बजाज की। एंड इसके अंदर आप लोगों को सेंटर स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है। R15 में सेंटर स्टैंड नहीं आता, क्योंकि कॉर्नर डिप वगैरह करना है तो लगने का चांस ना रहे, बट ऑप्शन जरूर रहता है। अगर आप लोग लगवाना चाहो ना तो सेंटर स्टैंड इसके अंदर लगवा सकते हो। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी सारी की सारी LED लाइट्स हैं, इसमें भी LEDs हैं, MT में भी LEDs आती हैं। हाँ, इनके पास एक एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलता है, इनके अंदर आप लोगों को हैजार्ड देखने के लिए मिल जाता है। कंपनी फिटेड आप लोगों को देखो यहाँ पे हैजार्ड का बटन देखने के लिए मिलता है और इंटीग्रेटेड किल स्विच देखने के लिए मिलता है। बट इसके अंदर आप लोगों को हैजार्ड का बटन देखने के लिए नहीं मिलता। पर इसके पास आप लोगों को ये जो लाइट्स है ना, ये इल्यूमिनेटेड लाइट मिलती है, वो ना MT ऑफर करती है ना आप लोगों को यामाहा ऑफर, ये R15 ऑफर करती है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करता हूँ तो भाई देखो एक सीधी सी चीज़ है, अगर आप इस बाइक के ऊपर बैठोगे तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो देख लो भाई।
बहुत एग्रेसिव है, कंफर्टेबली हर बंदा इसको नहीं चला सकता है। अगर आप इस बाइक को खरीदते हो तो आपका पहले से माइंडसेट होना चाहिए कि इस पे मुझे अकेले चलना है। यही सेम चीज़ एमटी के साथ भी, अगर आप एमटी खरीदते हो तो उसकी पीछे की सीट इतनी छोटी है, वहाँ पे आप किसी को नहीं बिठा सकते हो, वहाँ पे उसकी सीट हाइट ऊंची भी है, तो वहाँ पे आपकी एक मेंटेलिटी पहली सेट रहेगी कि हाँ भाई सिंगल बंदे के लिए। बट अगर आप इसे लोगे, आपके फादर इसे चला सकते हैं, आप चला सकते हो, आपके भाई भी चला सकते हैं, सब चला सकते हैं उसको, तो वो एक सिंगल जो प्रोडक्ट है, अकेला ही प्रोडक्ट आपके मल्टीपल जो मतलब रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है। बट इनके साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनमें लिमिटेशन आ जाती है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा आपको जो पीछे के टायर देखने के लिए मिलेंगे, आपको यामाहा R15M में और MT15 के अंदर ये पीछे रेव्स देखने के लिए मिलता है 140/70 R17, मतलब इसमें पीछे का टायर 140/70 प्रोफाइल का तो मिलता है, पर रेडियल टायर मिल जाता है इसमें पीछे, जो कि आप कॉर्नर डिप वगैरह करोगे तो जो इस बाइक के पास एक यूएस पे फेयरिंग होने की वजह से मस्त कॉर्नर डिप करती है R15, तो वो इसमें मज़ा आता है। बट इसके अंदर आप लोगों को नॉन रेडियल टायर मिलता है, तो इस बाइक से ज़्यादा लीन वीन करने का कोई सिस्टम है नहीं, अगर करना चाहो कर सकते हो, स्किड विस्किड नहीं होती है। तो इसके अंदर जो टायर की प्रोफाइल है देखो, ये लिखी हुई 140/70/17, तो इसके अंदर MRF का ही टायर देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ, ज़ैपर S1, तो इसके अंदर 140/70/17 की प्रोफाइल मिलती है, उसके अंदर आप लोगों को रेडियल टायर मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग जो मतलब पॉइंट आउट करने वाली है, अगर आप इन बाइकों के अंदर, जैसे मैंने बोला ये मल्टीपल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, इसमें पिलियन बिठा पाना देखो टफ है, नहीं बैठ सकता है। अगर आप देखोगे तो भाई इसकी जो सीट हैगी ना, तो उसमें कुशनिंग अच्छी है, बहुत ऊँची है। यही सेम चीज़ एमटी के साथ है, उसकी सीट जो है ऊंची नहीं है तो छोटी बहुत है, दोनों राइडरों के बीच में गैप नहीं रहता है, पीछे के जो फुट पैक्स है वो बहुत ऊपर है। इसको अगर देखोगे तो ये अकेली है, दोनों काम अच्छे से फुलफिल कर सकती है। इसमें राइडर के लिए भी सीट बहुत कंफर्टेबल है और पिलियन के लिए भी। एक चीज़ और है भाई, अगर मैं क्लच की बात करूँ, तीनों ही बाइकों के अंदर आपको स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है, बट अगर इसकी बात करी जाए, इसका क्लच भाई इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है भाई, मतलब मैं तो हर वीडियो में तारीफ़ कर रहा हूँ इस चीज़ की। और उसी के अलावा देखो आपको यामाहा के अंदर ना MT15 में ना ही R15M में USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप लोग बजाज खरीदेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को देखो USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, और उसके ऊपर ये बिजली बनी हुई है। मैंने लास्ट एक बार ये एक ओनर से पूछा था तो वो कहते हैं ठीक ठाक अच्छी स्पीड से चार्ज कर देता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर सामने आती है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि प्रीत भाई आप 250 सीसी की बहुत देर से तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे हो, हमारी R15 की बुराई कर रहे हो। तो भाई देखो, बुराई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अब आप 250 सीसी लोगे तो बहुत लोग सोच रहे होंगे तो एवरेज कम देगी, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लिक्विड कूल इंजन नहीं है, ये एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूल्ड इंजन है। तो इसके अंदर जो आपको एवरेज देखने के लिए मिलती है ना, अगर आप इसे तरीके से चलाओगे सिटी में आराम से 35-40 की एवरेज निकाल देगी, 40 से ऊपर भी जा सकती है। उसकी अगर बात करी जाए, अगर आप उसे तरीके से चलाओगे तब वो 40 की एवरेज देगी, वरना 40-45 हाईवे पे दे देगी। सिटी में अगर बिना तरीके से चलाओगे तो एक बार आओ, आपको एक नमूना दिखाता हूँ। देखो, एवरेज हमेशा डिपेंड करती है आपके चलाने के ऊपर। तो कैमरामैन यहाँ फोकस करो, अपनी करतूत देखो। अरे चलाता कौन है? ये आप ही हो कैमरामैन। बस 26.1 की एवरेज भाई देख रहे हो, 26 की एवरेज R15 दे रही है, तो मतलब दिस इज़ टू मच डेंजरस। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने कि हमारी 50 देती है, हमारी 60 देती है, तो मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। और उसके अलावा अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे उस बाइक की बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं। सीट हाइट उसकी अच्छी हैगी, सीट हाइट R15 की भी ठीक है, पर R15 और MT15 दोनों कहीं ना कहीं पर सीट हाइट के मामले में इससे ऊंची लगती है रियल लाइफ में। स्पेक शीट की मैं बात नहीं करता, स्पेक शीट कुछ भी कहती हो, बट रियल लाइफ की अगर बात करें तो आपको वो थोड़ी सी ऊंची लगेंगी। R15 महंगी क्यों है? R15 के अंदर आप लोगों ने जो मीटर देखा, आपको मैं हाईलाइट करना भूल गया, इसके अंदर आप लोगों को TFT स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, इसलिए 50,000 रुपये महंगी है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सेम चीज़ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को उस बाइक के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, जिसको कहते हैं मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। हालांकि आपको N250 के अंदर ABS से रिलेटेड 3 डिफरेंट मोड मिलते हैं। रोड मोड हो गया, रेन मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया। ऑफ रोड पे पीछे का टायर लॉक कर सकते हो, रेन रोड पे आप लोग अपनी जो बाइक है नॉर्मली अपने हिसाब से जो ABS है वो थोड़ा सा टॉगल कर लेता है रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ऐसे मोड R15 में भी नहीं मिलते हैं, MT15 में भी नहीं मिलते हैं। इनके अंदर एक गिमिक मोड मिलता है जो कि नाम के मोड है पर काम के नहीं है। स्ट्रीट मोड मिलता है और एक इसके अंदर ट्रैक मोड मिलता है। बेसिकली स्ट्रीट और ट्रैक का मतलब यही है कि जब भी ट्रैक मोड पे लगा दो तो 6000 RPM के बाद से स्पीड दिखाती है मीटर में, टाइम लैप वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। और यही होता है, पावर वगैरह के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रैक्शन कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ABS में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही बाइकों के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें TFT स्क्रीन है, उसमें नेगेटिव स्क्रीन है। आप इसकी चाबी ऑन करोगे तो भाई आप लोगों को नेगेटिव डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, कॉल अटेंड कट करने के सारे स्विचेस वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और ये सारी चीज़ आप टॉगल करोगे, यहाँ से इंटीग्रेटेड आप लोगों को लो बीम हाई बीम का बटन मिल जाता है। इसके अंदर लाइट भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, बट आप लोग यहाँ पे अगर R15 देखोगे तो R15 में लाइट ऑन ऑफ करने का बटन नहीं मिलता है। और जो आपकी स्क्रीन है आपको TFT मिलती है। 2,50,000 रुपये देने के बाद भी आपको ऐसी ये चाबी मिलती है। 1,80,000 रुपये देने के बाद आपको ये वेव की मिलती है।
तो भाई अब आपके सामने, अब देखो चीज़ें आपके सामने क्लियर कट एकदम किताब की तरह पत्ते मैंने यूँ बिछा दिए हैं, और अगर आपको तब भी समझ में ना आए चीज़ें तो फिर एक अलग बात है। अब और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, इस बाइक के जो ब्रेक पैड्स हैं ना, अब अगर आप खरीद भी लोगे आफ्टर मार्केट, इसके ब्रेक पैड बहुत महंगे हैं, खरीदने के बाद 12-12, 1300 रुपये का एक डलता है, उसके मुझे लग रहा है 500 रुपये में दोनों डलवा के ये ऐसे बल्ले बल्ले शावा शावा करोगे, तो वो एक चीज़ उसके साथ फ़ायदा है। बजाज खरीदोगे तो मेंटेनेंस फ्री रहोगे, यामाहा खरीदोगे तो थोड़ा खर्चा होगा, थोड़ा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में जब 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी तो ज़्यादा भी हो सकता है। और आज की डेट में बजाज के इंजन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, काफ़ी रिफाइंड हो चुका है, और MT से मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया, इससे भी कंपैरिजन करके बता दिया। बॉडी टू वेट रेशियो की अगर बात करिए तो R15 MT-15 काफ़ी हल्की है, वो एक डिसेंट वेट कैरी करती है, जो कि हाई स्पीड पे काम में आता है। और पावर ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ, पावर लैग की बात करूँ, MT R15 पे पिलियन बिठा दो इनका, दोनों का निकल जाता है, बट उसका ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक डिटेल्ड कंपैरिजन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर दो, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को आप लोग ऑल कर लेना, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाइयों। अब मैं चलता हूँ, घर में लग रही है, बाय।